हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूनम गिदवानी और हम कर रहे हैं होम साइंस का 8 चैप्टर संक्रामक रोग तथा जीवनशैली रोग। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कुछ रोगों की जो संक्रमण के कारण होते हैं और कुछ रोगों की जो हमारी खराब आदतों यानी हमारी जीवन शैली के कारण होते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे घर पर रोगी की देखभाल, यानी हमने पूरी कोशिश की कि कोई भी संक्रमण ना हो, हमारी जीवन शैली अच्छी हो, रोग ना हो। लेकिन अगर रोग हो गया है, घर पे कोई रोगी है, तो उसकी देखभाल कैसे करनी है, उसके क्या लक्षण हैं और उसका क्या उपचार है। साथ ही साथ हम बात करेंगे HIV एड्स के बारे में। तो शुरू करते हैं घर पर रोगी की देखभाल। अगर रोग हो गया है तो क्या करना है, रोग की तीव्रता बढ़ने की प्रतीक्षा किए बिना तत्काल चिकित्सक से सलाह लेनी है। यानी हमें ये इंतज़ार नहीं करना अभी तो हल्का सा बुखार है या अभी तो एक आधी बार ही वॉमिटिंग हुई है, आपको लग रहा है रोग है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इससे पहले ही हमें डॉक्टर की सलाह लेनी है और उसके हिसाब से आगे काम करना है। चिकित्सक की सलाह पर हमें अमल करना है और वो जो दवाई दे उन्हें समय पर लेना है। कई बार हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, डॉक्टर ने हमें कहा ये दवाई दिन में 3 बार लेनी है, हमें लगता नहीं 3 बार ज़्यादा हो रही है, हम 2 बार ले लेंगे। या हमें दर्द ज़्यादा हो रहा है, डॉक्टर ने कहा है केवल 1 बार लेनी है और हम इसे 2 या 3 बार ले लेते हैं। तो डॉक्टर ने जिस समय पर जितनी दवाई बताई है हमें उससे ज़्यादा या कम नहीं लेनी है। रोगी को चिकित्सक की सलाह के अनुसार उपयुक्त एवं संतुलित आहार देना है। डॉक्टर हर रोग में अलग अलग तरह की डाइट रिकमेंड करते हैं, तो जो आहार हमें डॉक्टर ने सलाह दी है उसी हिसाब से हमें संतुलित आहार लेना है और उपयुक्त लेना है। किसी भी रोग में आहार की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम रोग के अनुसार संतुलित आहार लेते हैं तो हम बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। और आहार का यह भी महत्व है कि रोग की स्थिति और ज़्यादा बुरी हो जाती है अगर हम सही आहार पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि रोगी पर्याप्त आराम करे, क्योंकि देखिए रोग में क्या होता है, हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। तो अगर रोगी पर्याप्त आराम करता है तो वो जो खोई हुई ताकत होती है वो पुनः मिलती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। रोगी का कमरा साफ सुथरा होना चाहिए, कपड़े रोज़ बदलने हैं और संभव हो तो उसके शरीर को गीले कपड़े से साफ करना है। देखिए जब हमें कोई रोग होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी पावर है वो वीक हो जाती है। तो क्या होता है, साफ़ सफाई उस वक्त में और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन होने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अगर नहाना संभव नहीं है तो गीले कपड़े से शरीर को साफ कर लिया जाए, कपड़े रोज़ बदल लिए जाए, धुले हुए साफ कपड़ों का प्रयोग हो, ताकि एक रोग हो रहा है कम से कम दूसरा रोग ना हो, क्योंकि इस वक्त संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये कुछ बातें थी जो हमने कर ली घर पर रोगी की देखभाल की। अब हम कुछ संक्रामक रोगों की बात कर रहे हैं, ऐसे रोग जो संक्रमण के कारण फैलते हैं, उनका निवारण हम घर पे कैसे करेंगे, रोगी की देखभाल हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हैजा की। देखिए हमने बात की थी ये जो हैजा रोग है ये संक्रामक रोग है, संक्रमण के कारण फैलता है, हैजा यानी कॉलेरा। अब ये किसके कारण फैलता है, संदूषित भोजन और जल के कारण। यानी कि अगर हमारा भोजन संदूषित है या जल है वो पीने योग्य नहीं है तो उनके कारण हैजा नामक रोग होता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं हैजा के, अचानक गंभीर रूप से दस्त लग जाते हैं, यानी लूज मोशंस हो जाते हैं और वो लूज मोशन नॉर्मल नहीं होते, बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, यह हैजा का लक्षण है। और मल का रंग चावल के पानी जैसा हो जाता है, यानी कि मल जो है उसका रंग सामान्य ना होकर सफ़ेद जैसा हो जाता है, जैसा लगता है चावल के पानी जैसा रंग हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है तो उल्टियाँ भी होने लगती है, पैरों में ऐंठन होने लगती है और रोगी को बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है बार बार। ये सारे किसके लक्षण हैं, हैजा यानी कॉलेरा के। अब हम बात कर रहे हैं इसकी उद्भवन अवधि की। क्या होती है उद्भवन अवधि, हमने पिछले वीडियो में डिटेल से बात कर ली थी, एक बार संक्षेप में फिर से बात कर लेते हैं। हमारे शरीर में कोई भी वायरस या रोगाणु प्रवेश किया, अब वो अपना लक्षण तुरंत प्रकट नहीं करता है। ऐसे नहीं है आपने गंदा पानी पिया या स्वच्छ भोजन नहीं खाया, बस भोजन अंदर गया और तुरंत आपको उल्टी हो गई, तुरंत उसके लक्षण प्रकट हो गए, ऐसा नहीं होता। कुछ रोगों में
लक्षण प्रकट होने में समय लगता है, कुछ में 1 से 2 दिन, कुछ में 10 से 12 दिन। इसको हम इस तरह से मान सकते हैं कि हैजा की उद्भवन अवधि है 1 से 5 दिन। अब हमने 1 तारीख को जो है भोजन किया था वो संदूषित था, वो जो पेयजल था वो सुरक्षित नहीं था। अब क्या होगा, ज़रूरी नहीं है 1 तारीख को ही ये सारे लक्षण प्रकट हो जाएं। हो सकता है 2 तारीख को हो सकता है 3 तारीख को, 4 तारीख को या 5 तारीख को हो। अब क्या हुआ, 5 तारीख को ये सारे लक्षण प्रकट हो रहे हैं। तो ये जो समय है 1 तारीख से 5 तारीख के बीच का, इसी को हम कहते हैं उद्भवन अवधि, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड। रोगाणु शरीर में जाने के बाद अपनी संख्या में वृद्धि करता है, अपनी सेना को बढ़ाता है, विकास करता है। तो जिस अवधि के दौरान वो अपनी संख्या में वृद्धि कर रहा है और जब तक वो लक्षण प्रकट करता है, उस अवधि को हम कहते हैं उद्भवन अवधि, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड। हैजा की उद्भवन अवधि है वो क्या है, 1 से 5 दिन। अब रोग हो गया, हमने लक्षणों की बात कर ली, उद्भवन अवधि की बात कर ली। अब इसका मैनेजमेंट यानी प्रबंधन कैसे करना है। पानी की कमी, यानी इसमें देखिए जाहिर सी बात है, उल्टियाँ हो रही हैं, दस्त हो रहे हैं, प्यास लग रही है, तो निर्जलीकरण होगा, पानी की कमी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो पानी की कमी को दूर करना है, इसके लिए पुनर्जलीकरण घोल पिलाना है। क्या होता है पुनर्जलीकरण घोल, इसे हम कहते हैं ORS, ऑरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये हमारे शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। मार्केट में ये रेडीमेड मिलता है, आपको कुछ नहीं करना, पानी में घोलकर इसको पीना है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, उन्हें अगर इनका स्वाद पसंद नहीं है तो वो जूस में मिलाकर पी लेते हैं, सूप में, छाछ में, लस्सी में। हमें ऐसा नहीं करना है, इसे केवल और केवल पानी में मिलाकर पीना है। हम इसे घर पर भी तैयार कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है। लगभग हमें 4 चम्मच चीनी के लेने हैं, लगभग 40 ग्राम, और 1 चम्मच हमें नमक का लेना है, लगभग 4 ग्राम, और उससे लगभग 1 लीटर पानी में घोल लेना है, और ये हमारा ORS तैयार हो गया। तो रोगी को हमें ORS पिलाना है। इसको पिलाने से क्या होगा, शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, पानी की कमी है वो पूरी हो जाएगी। और अगर हम रोगी को ORS नहीं पिला रहे, शरीर में पानी की कमी बढ़ जाए तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है इस रोग में पानी की कमी को पूरा करना। रोगी को उबला हुआ पानी, ताज़ा और सुपाच्य भोजन देना है। उबला हुआ पानी क्यों देना है, क्योंकि यह जो रोग हुआ है संदूषित भोजन और पानी के कारण हुआ है। तो जब हम पानी को उबाल लेते हैं तो उसमें सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। अब पाचन तंत्र सही ढंग से काम नहीं करना, तो भोजन ऐसा देना है रोगी को जो आसानी से पच जाए और बासी भोजन ना हो, यानी ताज़ा भोजन देना है। क्योंकि पहले से ही पाचन तंत्र गड़बड़ा रहा है तो इससे क्या होगा, और ज़्यादा गड़बड़ा जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे रोग की तरफ, जो कि है टाइफाइड। टाइफाइड नाम का जो रोग है ये भी संक्रामक रोग है, संक्रमण इन्फेक्शन के कारण होता है, और ये भी संदूषित भोजन और जल के कारण होता है। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसमें तेज सिर दर्द होता है और नब्ज की मंद गति के साथ ज्वर हो जाता है, यानी रोगी को बुखार हो जाता है, और जब नब्ज चेक की जाती है तो इसकी जो गति होती है वो बहुत ज़्यादा धीरे हो जाती है, मंद हो जाती है। जीभ बार बार सूखने लगती है रोगी की, और उस पर सफ़ेद सफ़ेद पदार्थ जमने लगता है। तो ये सारे लक्षण हैं किसके, टाइफाइड के। अब इसके उद्भवन अवधि की हम बात कर लेते हैं, 14 से 21 दिन, यानी कि लगभग 2 से 3 हफ्ते का समय लगता है। कई बार जब हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर ने बता दिया आपको तो टाइफाइड है, तो हम ये सोचने लगते हैं कि कल मैंने क्या खाया था, परसों मैंने क्या खाया था। हम ये नहीं सोचते कि ये जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं ये 2-3 हफ्ते पहले कुछ ऐसा खाया था या पिया था, उसके कारण हो रहे हैं। यानी ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है काफ़ी ज़्यादा है। आपने संदूषित भोजन और जल का सेवन कर लिया, अब वो जो वायरस है अपनी सेना में वृद्धि करने में, संख्या में वृद्धि करने में, विकसित होने में कितना टाइम लगाएगा, 2 से 3 हफ्ते, लगभग 14 से 21 दिन। अब बात कर लेते हैं रोगी का प्रबंधन, यानी उसकी देखभाल कैसे करनी है। हमें कुछ टेस्ट करवाने होंगे इसमें, जिससे कि पता चल जाता है क्या सही स्थिति है। तो ब्लड कल्चर और अन्य जांच कराई जानी चाहिए, और जो चिकित्सक ने दवाइयाँ दी हैं उनको ही लेना चाहिए, और चिकित्सक द्वारा लिखी हुई दवाइयों का सेवन करना है। अगले रोग की तरफ चलते हैं, जो कि है हेपेटाइटिस, यानी कि
पीलिया। पीलिया जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सब कुछ पीला हो जाता है। हमारी आंखों का रंग पीला दिखने लगता है, हमारा जो शरीर है वो पीला पड़ने लगता है। ये सारे सामान्य से लक्षण होते हैं पीलिया के। पीलिया भी होता किस वजह से है? संदूषित भोजन और संदूषित जल के कारण। ज्वर आ जाता है रोगी को, बुखार होने लगता है, मूत्र का रंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा पीला हो जाता है, गाढ़े पीले रंग का हो जाता है, आंखों में पीलापन आ जाता है, शरीर में सामान्य पीलापन आ जाता है। और इस रोग में रोगी को भूख नहीं लगती, खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता और बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है, यानी असामान्य रूप से बार बार बेचैनी होने लगती है, जी घबराने लगता है। और इस रोग का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, उद्भवन अवधि है, वो है 20 से 35 दिन, यानी हमारा लगभग 1 महीने पुराना खाना खाया हुआ 1 महीने बाद रोग को प्रकट करता है ना। तो जब पीलिया हो जाए तो अब आपको ये नहीं सोचना कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था, आपको ये सोचना है 20 दिन पहले, 30 दिन पहले ऐसा क्या भोजन खा लिया, ऐसा कौन सा जल पी लिया जिसके कारण पीलिया हो गया है। चलिए, रोगी की देखभाल कैसे करनी है? इसमें रोगी को कार्बोहाइड्रेट देना है प्रचुर मात्रा में। हालांकि इसमें रोगी को भूख नहीं लग रही, लेकिन अलग अलग तरीकों से, स्वादिष्ट तरीकों से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है भोजन में दी जा सकती है, ताकि रोगी को खाना खाने का थोड़ा सा मन करे। और रोगी को बुखार रहने तक तथा भूख सामान्य होने तक बिस्तर में आराम करने दें। क्यों? क्योंकि भूख नहीं लग रही, खाना कम खाएगा, खाना नहीं खाएगा तो शरीर जो है कमज़ोर हो जाएगा। अब शरीर इतना कमज़ोर हो गया है तो उसमें सबसे ज़रूरी आराम है। तो जब तक बुखार ठीक नहीं हो जाता, भूख सामान्य नहीं हो जाती, तब तक रोगी को पर्याप्त रूप से आराम करना है। अगले रोग की हम बात कर रहे हैं इन्फ्लुएंजा, यानी कि फ्लू। आपने देखा होगा जो फ्लू है एक व्यक्ति को होता है तो हमारे आसपास बहुत सारे व्यक्तियों को हो जाता है, चाहे हमने उनसे हाथ नहीं मिलाया, चाहे हमने उनका रुमाल इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्योंकि फ्लू नाम का जो संक्रमण है ये वायु के कारण होता है ना। आपने छींका, अब क्या हुआ, वो जो रोगाणु है, विषाणु है, वायरस है, वो एयर में आ गया, वायु में आ गया और वायु से दूसरे तक पहुंच गया। तो ये वायु के संक्रमण के कारण होता है। इसके सामान्य लक्षण क्या है? सीधी सी बात है, नाम से ही स्पष्ट है, फ्लू है तो सर्दी, जुखाम, बुखार, छींके आना, है ना, ये सारे इसके सामान्य लक्षण हैं। साथ ही साथ सिर दर्द होने लगता है, शरीर में दर्द होने लगता है, जी मिचलाना यानी बार बार ऐसा लगता है हमें उल्टी आ रही है, वॉमिटिंग जैसा फील होता है और वॉमिटिंग आने भी लगती है। ये किसके लक्षण हैं? फ्लू के, इन्फ्लुएंजा जिसे हम कहते हैं। इसकी उद्भवन अवधि जो है वो 1 से 3 दिन की है। अब हमें क्या करना है, क्या सावधानियां रखनी है? दवाइयों से ज्वर को नियंत्रित करना है, क्योंकि इस रोग में बुखार जब आता है तो बुखार को कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है। अगर हम बुखार को कंट्रोल नहीं करते तो सामान्य से अगर अधिक बुखार है तो और ज़्यादा बीमारियां, दूसरे रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। और भाप लेनी है, भाप से क्या होगा, जुकाम नियंत्रित होगा और इसका उपचार लंबा होता है, इसलिए निरंतर चिकित्सक की निगरानी में ही रहना है। और नेक्स्ट हम कर रहे हैं तपेदिक, यानी जिसे हम कहते हैं टीबी, यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस। एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, इसका बहुत ज़्यादा सावधानी से ध्यान रखना है, क्योंकि यह रोग है संक्रमण के कारण तेज़ी से फैलता है और ये जो संक्रमण होता है ये वायु के कारण होता है। तो अगर रोगी के कमरे में हम बार बार जा रहे हैं या रोगी छींक रहा है, हवादार कमरा नहीं है, भीड़ भाड़ वाला स्थान है, तो इस रोग के फैलने का खतरा बहुत अधिक हो जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, क्या लक्षण सामने आते हैं? निरंतर लंबे समय तक खांसी। इसलिए बार बार जब आप ऐड देखते हैं तो सरकार की तरफ से रैलियों में भी बताया जाता है कि अगर किसी को लगातार लंबे समय तक खांसी है तो ये टीबी का लक्षण हो सकता है। इसे इग्नोर नहीं करना और तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। खांसी ठीक नहीं होती इस रोग में, बहुत लंबे समय तक चलती है, वजन में कमी आ जाती है, रोगी को भूख नहीं लगती और शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है और नब्ज़ की जो गति है वो तेज हो जाती है। हमने इससे पहले जो रोग किया था उसमें बात की थी, गति धीमी हो जाती है, यहाँ नब्ज़ की जब गति देखी जाती है वो तेज हो जाती है।
सीने में भी यानी हार्ट में भी पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है, चेस्ट पेन, और साथ ही साथ रोगी के सांस में मुंह से दुर्गंध आने लगती है। तो ये तो हो गए इसके लक्षण। अब इसका उद्भवन अवधि जो है वो है 4 से 6 दिन, लगभग 4 से 6 दिन का समय लगता है इस रोग के लक्षण सामने आने में। अब इसका प्रबंधन कैसे रखना है, इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वातावरण को स्वच्छ बनाए रखना है। हाइजीन यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है टीबी के केस में। और क्या करना है, यह रोग एक लंबा चलने वाला रोग है। ऐसा नहीं है आज टीबी हुआ और हमने दवाई ली, 2 दिन बाद बुखार उतर गया और टीबी भी उतर गया, ऐसा नहीं होता है। टीबी का रोग बहुत लंबे समय तक चलता है, लेकिन अगर इसका उपचार सही ढंग से किया जाए तो इस रोग से छुटकारा भी पाया जा सकता है। कैल्शियम से भरपूर संतुलित आहार लेना है और लगातार 1 वर्ष के लिए सही उपचार कराना है। हमें इस उपचार को बीच में नहीं छोड़ना, टीबी में विशेष रूप से ध्यान रखना है। लगातार उपचार चलता है तो हम इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। अगला हम बात कर रहे हैं मलेरिया की। मलेरिया रोग आप सबको पता है बच्चों किस वजह से होता है, मच्छर के काटने से। इसलिए बार बार कहा जाता है आपके आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गंदगी में मच्छर पनपते हैं और उन मच्छरों ने अगर आपको काट लिया तो मलेरिया हो जाएगा। अब मलेरिया में लक्षण क्या क्या आते हैं, बुखार हो जाता है, बार बार ठंड लगती है और बार बार पसीना आता है। ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बुखार हो गया, फिर थोड़ी देर बाद पसीना आना शुरू हो जाता है। सिर दर्द होता है, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जी मिचलाना, उल्टी आना, जी घबराता है बार बार और वोमिटिंग होती है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 10 से 14 दिन, यानी लगभग 2 हफ्ते का समय होता है। तो ऐसा नहीं है आज आपको मच्छर ने काटा और कल आपको मलेरिया हो जाएगा। यह जो जीवाणु है अपनी संख्या में वृद्धि करने में लगभग 10 से 14 दिन का समय लेता है। उसके बाद हमारे शरीर में लक्षण प्रकट होते हैं। अब क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो मलेरिया की पुष्टि होनी चाहिए। हमें खुद से अंदाज़ा नहीं लगाना कि मलेरिया हो गया है, इसके लिए रक्त की जांच करवानी है और डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी हैं उसको समय पर लेना है। अगले रोग की हम बात कर रहे हैं टिटनेस। टिटनेस रोग बच्चों क्यों होता है, देखिए हमें कोई चोट लग गई, अब उस चोट का जो रीज़न है, अगर कोई लोहा है जंग लगा हुआ या घाव पर मिट्टी के कारण संक्रमण हो गया तो टिटनेस होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब भी कोई बच्चा गिर जाता है तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश की जाती है आसपास लोहा तो नहीं था, कहीं से लोहा तो नहीं लग गया, या मिट्टी की वजह से संक्रमण तो नहीं हुआ, घाव पर मिट्टी या जंग लगा हुआ लोहा लग गया तो ये संक्रमण होता है, कौन सा, टिटनेस का। अब इस रोग के लक्षण क्या हैं, बेचैनी बहुत ज़्यादा होने लगती है, सिर दर्द होने लगता है, बुखार आने लगती है और गर्दन में अकड़न आ जाती है और चबाने और निगलने में परेशानी होती है। क्यों चबाने और निगलने में परेशानी होती है, क्योंकि रोगी के जो जबड़े हैं, मांसपेशियां हैं, उनमें खिंचाव आने लगता है। मुंह की मांसपेशियों में और जबड़े की मांसपेशियों में जब खिंचाव आता है तो रोगी को खाना खाने में, चबाने में, निगलने में, सब चीज़ों में परेशानी होती है और पीठ का जो आकार है वो धनुष के जैसे मुड़ जाता है। देखिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है अगर टिटनेस हो जाता है और उसमें बहुत तेज दर्द होने लगता है। और इसकी जो इंक्यूबेशन पीरियड है, उद्भवन अवधि है, वो क्या है, 4 दिन से लगभग 2 सप्ताह, यानी 4 से 14 दिन का समय लगता है इस रोग के लक्षण सामने आने में। अब रोग का मैनेजमेंट, इसका प्रबंधन कैसे होता है, जैसा कि हमने लक्षण में किया कि इसमें जबड़े की, मुंह की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है तो होता क्या है, बार बार जीभ के कटने का खतरा होता है। खाना खाते वक्त, चबाते वक्त, निगलते वक्त हर समय जीभ के कटने का खतरा होता है। तो जीभ कटेगी तो और ज़्यादा समस्या हो जाएगी। इसलिए रोगी के दांतों के बीच रुई का गोला बनाकर रखा जाता है ताकि जीभ को कटने से बचाया जा सके। स्वच्छता बनाए रखनी है और सभी चोटों को अच्छी तरह से साफ करना है ताकि संक्रमण फैले नहीं। देखिए साफ सफाई, स्वच्छता, हाइजीन ये हर रोग में ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है।
तो नॉर्मल कंडीशन में तो क्या है, अगर कम साफ सफाई है तो भी हमारी इम्यूनिटी पावर है किसी भी संक्रमण से लड़ जाती है और उसको दूर भगा देती है। लेकिन जब हम रोगी हैं तो संक्रमण अगर आया हमारे पास, कोई रोगी, कोई रोगाणु या विषाणु आया, तो हमारी इम्यूनिटी पावर उससे लड़ नहीं पाती और एक रोग तो ऑलरेडी है और भी रोग होने के चांसेस हो जाते हैं। अगला हम रोग बात कर रहे हैं काली खांसी। नाम से ही स्पष्ट है, बहुत लंबे समय तक ये खांसी चलती है और ये जो संक्रमण होता है ये वायु के कारण होता है। श्लेष्मा झिल्ली में जलन होती है और सूजन आ जाती है, ये इस रोग का लक्षण है। हमारे शरीर में जो श्लेष्मा झिल्ली होती है उसमें सूजन आने लगती है, जलन होने लगती है और बहुत लंबे समय तक खांसी होती है और गहरी आवाज़ के साथ होती है। अब बात कर लेते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड यानी उद्भवन अवधि की। 7 से 12 दिन का समय लगता है। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, अब जैसे कि हमने बात की, ये रोग है ये वायु के कारण होता है, यानी रोगी खांस रहा है बार बार, तो जिस कमरे में रोगी है वहाँ पर इसका इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए रोगी को 1 हफ्ते के लिए पूर्णतः अलग स्थान पर रखना है ताकि दूसरों को इन्फेक्शन ना हो। और जहाँ पर रोगी को रखा जा रहा है वो कमरा हवादार होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए, भीड़ भाड़ वाले स्थान में रोगी को नहीं रखना है। तो ये हमने बात कर ली 8 रोगों की, उनके लक्षण की, उनकी उद्भवन अवधि की और रोगी की घर पे देखभाल कैसे करनी है इसकी। अब हम बात कर रहे हैं HIV एड्स के बारे में। क्या होता है, किस वजह से फैलता है और किस वजह से नहीं फैलता है, और अगर हो गया है तो क्या उपचार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। HIV यानी कि एड्स, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसकी फुल फॉर्म लिखनी है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। क्या है HIV का अर्थ? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यह एक ऐसे विषाणु से होता है जो शरीर के प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र पर आक्रमण करता है। आसान से शब्दों में समझ लेते हैं, हमारा शरीर का जो प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र यानी कि नेचुरल जो इम्यूनिटी है वो क्या करता है, सुरक्षा तंत्र, हमारे पास कोई संक्रमण आया या कोई रोगाणु या जीवाणु आया, हमारे शरीर में आया, हमारे पास आया, तो हमारे शरीर का जो सुरक्षा तंत्र है, प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र, वो उससे लड़ाई करता है और लड़ाई करके उसको हराकर उसको दूर भगा देता है और हम बहुत सारे संक्रमण से बच जाते हैं। अब ये क्या करता है, इस रोग में सुरक्षा तंत्र पर अटैक होता है। लक्षण तो चाहे जो भी हो, लेकिन अटैक किस पर हो गया? सुरक्षा तंत्र पर। अब होगा क्या, इस रोग से बचना वो तो एक अलग बात है, आसपास जितने भी रोगाणु, विषाणु, जीवाणु दैनिक जीवन में होते हैं उनसे हम बच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सुरक्षा तंत्र लड़ाई करने योग्य ही नहीं रहा, उस पर किसने अटैक कर दिया? HIV ने। तो ये इस रोग में जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही आती है, हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है उस पर अटैक हो जाता है। शरीर का सुरक्षा तंत्र क्या काम करता है? शरीर को अनेक संक्रमण से बचाता है। और अगर शरीर में सुरक्षा तंत्र नहीं होगा तो क्या होगा? रोगाणु शरीर पर आक्रमण करेंगे और व्यक्ति की प्रतिरक्षण क्षमता कम हो जाएगी। हमने बात की थी प्रतिरक्षा की, नेचुरल यानी प्राकृतिक भी होती है और उपार्जित भी होती है, ठीक है। तो इससे उस व्यक्ति को बहुत सारे रोग हो जाएंगे। तो इस रोग में सबसे बड़ी समस्या ये है, ये रोग होते ही बहुत सारे रोग अपने आप हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हम लड़ाई नहीं कर पाएंगे दूसरे रोगों से। तो HIV विषाणु से संक्रमित जो व्यक्ति होता है अन्य लोगों में भी इस रोग को संचरित कर सकता है, यानी ये एक संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है टच किया और हो गया, हाथ लगाने से नहीं होता। किस वजह से होता है, किस वजह से नहीं होता, इसकी अब अभी डिटेल में बात करेंगे। जब HIV विषाणु व्यक्ति की प्रतिरक्षण प्रणाली को पूर्णतः नष्ट कर देता है तो एड्स का रोग आरंभ हो जाता है। यानी कि अब जब नेचुरल इम्यूनिटी पूरी तरह से ख़त्म, अब उस व्यक्ति को यानी कि एड्स हो गया है और बहुत शीघ्र व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। एड्स का तात्पर्य क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आपसे अगर एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप ये लिखेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ए से एक्वायर्ड, इम्यूनो, आई से
डी से डेफिशिएंसी और एस से सिंड्रोम। ये आपको बच्चों लर्न करके रखना है। ये एक तीव्र संक्रामक रोग है। तीव्र संक्रामक यानी कि फैलने वाला रोग है, तेजी से फैलने वाला। कैसे फैलेगा बात करते हैं। अत्यंत क्षीणकारी है और व्यक्ति की उत्पादकता को प्रभावित करता है और इसका कोई उपचार नहीं है। उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है और सबसे बड़ी बात, इसकी कोई दवाई नहीं है। ऐसा नहीं है डॉक्टर आपको एड्स हो गया, डॉक्टर ने आपको दवाई दी, आपने ली और आप ठीक हो गए। इस रोग का कोई उपचार नहीं है। इसका केवल एक ही उपचार है, बचाव। अब वो बचाव करना कैसे है। संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध से ये रोग फैलता है। किस प्रकार से फैलता है हम उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पे है, अगर कोई व्यक्ति इस विषाणु से, इस रोग से संक्रमित है और उस व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बना लिए तो ये रोग होगा ही होगा, क्योंकि ये यौन संबंधों से ही फैलने वाला रोग है। और किस वजह से फैलता है, शारीरिक तरल यानी कि फ्लूइड के आदान प्रदान से। अब फ्लूइड का आदान प्रदान कैसे होगा, अगर उदाहरण के लिए किसी को रक्त की आवश्यकता है, अब ऐसे किसी व्यक्ति का रक्त अगर चढ़ा दें जिसको एड्स है, तो जाहिर सी बात है उस ब्लड के जरिए, उस रक्त, उस खून के जरिए दूसरे व्यक्ति को भी एड्स हो जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, नंबर 1 ये किससे होता है, असुरक्षित यौन संबंध से। और किससे होता है, अगर संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया है तो होता है। और टीके आदि लगाते समय प्रदूषित सुइयों के प्रयोग से, यानी अगर हम किसी रोग का टीका लगवा रहे हैं और वो जो सुई है वो संक्रमित है यानी उस सुई का प्रयोग पहले एड्स वाले व्यक्ति ने किया है और उसी सुई से हमें भी टीका लगाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है हमें भी एड्स हो जाएगा। और गर्भावस्था के दौरान या शिशु जन्म के समय संक्रमित माँ से बच्चे तक, अगर गर्भवती माँ को एड्स है तो जो बच्चे का जन्म होने वाला है, जो बच्चा जन्म लेगा, उसको भी एड्स होने की संभावना हो जाती है। तो ये हमने बात की एड्स किन कारणों से फैलता है। आपको याद रखना है अच्छी तरह से, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे मिथ हैं कि एड्स छूने से फैलता है, इससे फैलता है, इससे नहीं। हमें याद रखना है असुरक्षित यौन संबंध से, अगर संक्रमित ब्लड चढ़ा लिया, या संक्रमित सुई है, या गर्भावस्था में माँ से बच्चे को। अब हम उन भ्रांतियों की भी बात कर लेते हैं जो कि हमारे मन में, हमारे समाज में व्याप्त है एड्स को लेकर। किन किन चीज़ों से नहीं फैलता है, रोगी को हाथ मिलाने से। किसी व्यक्ति को एड्स है, आपने उसको छू लिया, हाथ मिला लिया, शेक हैंड कर लिया, आपको एड्स नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, गाल पर चुंबन करने से, अगर गाल पर किस किया तो उससे भी एड्स नहीं होगा। एक ही शौचालय का क्रमशः प्रयोग करने से और संक्रमित व्यक्ति के निकट खड़े होने से। घर में किसी को एड्स है और सेम ही टॉयलेट का, वॉशरूम का यूज़ कर रहे हैं तो एड्स फैलेगा? बिल्कुल नहीं फैलेगा। उसके पास खड़े हैं, नहीं फैलेगा, क्योंकि यह संक्रमण वायु से नहीं हो रहा है। पास खड़े रहने से या गाल पर किस करने से, हाथ मिलाने से कब होगा? जब कोई संक्रमण वायु से हो रहा हो। ये वायु से नहीं हो रहा, यह संक्रमण यौन संबंधों से हो रहा है। यह संक्रमण यौन संबंध से हो रहा है, संक्रमित सुई से हो रहा है, संक्रमित ब्लड से हो रहा है ना। वायु के माध्यम से अर्थात छींकने से, खांसने से यह रोग नहीं होगा, क्योंकि हमने इसी वीडियो में बात की है कि बहुत सारे रोग हैं, जैसे काली खांसी है, टीबी है, वो किससे होते हैं? छींकने से, खांसने से, इन वजह से होते हैं। यह रोग रोगी के खांसने, छींकने से आप तक नहीं फैल सकता है, यह पूर्णतः रूप से सत्य है। और रोगी के कप से, गिलास से, प्लेट से, यानी अगर हम रोगी के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं या उसके बर्तनों में खाना खा रहे हैं तो यह रोग नहीं फैलेगा। भोजन से या जल से यह रोग नहीं फैलता है। तो हमने बात कर ली ये रोग किस किस वजह से नहीं फैलता और किस वजह से फैलता है। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपसे
क्या कारण है इसके फैलने के और किन वजह से ये नहीं फैलता है। तो अभी तक न तो HIV एड्स का कोई उपचार है, ना ही इससे प्रतिरक्षण के लिए कोई टीका उपलब्ध है। क्योंकि हमने इससे पहले वाला जो चैप्टर किया था उसमें हमने विशेष टीकों की बात की थी कि टीकाकरण से हम कुछ विशेष रोगों से बच सकते हैं, लेकिन इस रोग का कोई भी उपचार नहीं है, कोई भी टीका इसकी प्रतिरक्षा के लिए उपलब्ध नहीं है। लेकिन कुछ निवारक उपाय हम अपना सकते हैं जिससे हम इस रोग से बच सकते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर है यौन संबंध एक ही व्यक्ति के साथ तक सीमित रखने हैं और यौन संपर्क के समय सुरक्षा अपनानी है। इंजेक्शन लगाते समय हमेशा विसंक्रमित सुई यानी स्टेरलाइज होनी चाहिए, सुई संक्रमित नहीं होनी चाहिए, उसी का प्रयोग करना है। और रक्त चढ़ाने की अगर आवश्यकता है तो केवल और केवल रजिस्टर्ड ब्लड बैंक से उचित ढंग से ही परीक्षित रक्त को प्राप्त करना है, क्योंकि हमने बात की थी ना, संक्रमित ब्लड चढ़ाएंगे तो भी एड्स हो सकता है। तो रजिस्टर्ड जो ब्लड बैंक होते हैं उसमें हमें डरने की ज़रूरत नहीं होती है। और HIV संक्रमित अगर हो गई है कोई महिला तो गर्भधारण के समय चिकित्सक से परामर्श लेना है, क्योंकि बच्चे को भी एड्स हो जाएगा, हमने ये पहले बात की थी ना। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है एड्स होने पर। HIV संक्रमण और एड्स दोनों सापेक्ष शब्द हैं। देखिए, अब हम इनमें अंतर समझ लेते हैं। हम आम भाषा में यही कह देते हैं HIV इन्फेक्शन और एड्स दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों समान नहीं हैं। हो सकता है व्यक्ति को HIV इन्फेक्शन हो गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर HIV इन्फेक्शन हो गया है तो उसको एड्स हो। क्यों? क्योंकि देखिए, HIV इन्फेक्शन हो गया, लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी जो लाइफस्टाइल है, दिनचर्या है, रोज़ाना की जो आदतें हैं उनमें बहुत अधिक सुधार कर लिया है। वो संतुलित आहार ले रहा है, नियमित रूप से एक्सरसाइज कर रहा है, दवाइयाँ समय पर ले रहा है, स्वस्थ जीवन शैली अपना रहा है, तो अब वो जो संक्रमण है वो एड्स में परिवर्तित नहीं होगा। यही अंतर है HIV संक्रमण और एड्स में। HIV संक्रमित व्यक्ति एड्स से पीड़ित न हो, अर्थात HIV संक्रमित व्यक्ति अगर पौष्टिक आहार लेता है, स्वस्थ जीवन शैली का अनुसरण करता है तो वो एड्स से बच सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, व्यक्ति को संक्रमण हो गया, इन्फेक्शन हो गया HIV को, लेकिन उस HIV संक्रमण के बावजूद भी वो एड्स से बच सकता है। आहार पौष्टिक है, जीवन शैली सही है, एक्सरसाइज है, व्यायाम है, सारी चीज़ें वो समय पर फॉलो कर रहा है, तो वो एड्स से बच सकता है और कई वर्षों तक उसकी उत्पादक क्षमता है वो सुचारू रह सकती है। तो ये हमने बात कर ली एड्स की, कुछ संक्रामक रोगों की और रोगी की देखभाल की। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।